नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपीएस स्टडी पॉइंट की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की क्लास में लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम ऑब्जेक्टिव मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये मॉडल पेपर 2026 और 27 सत्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बॉटनी का जो पेपर टाइटल आपका है वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ऐसे स्टूडेंट जिनका इस सत्र का एग्जाम ओएमआर शीट पर हो रहा है, यानी जिनके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो मेजर के हों या माइनर सब्जेक्ट के हों, दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आज आपको सॉल्व कराने वाले हैं 75 यानी 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न, जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आपने पूरी वीडियो देख ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस मॉडल को। दोस्तों, ऐसे सेम आपका पेपर रहेगा, ठीक है, जिसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 रहेगा, यानी 75 नंबर का आपका ये पेपर कराया जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और यहाँ पर आ चुका है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? विच इक्विपमेंट इज यूज फॉर द क्रिएटिंग इन स्टेरली इन्वायरमेंट इन माइक्रोबायोलॉजिकल रेसिड्यू। सूक्ष्म जीव विज्ञानी प्रक्रियाओं में विसंक्रमित वातावरण बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन फर्स्ट है जिसमें दिया गया लैमिनर वायु प्रवाह, बी है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी आपका दिया गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और डी ऑप्शन आपका है किडवन। देखिए दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म विज्ञानी प्रक्रियाओं में जो विसंक्रमित वातावरण बनाने के लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है वो लैमिनर एयर फ्लो का। इसका कारण यह है कि लैमिनर एयर फ्लो साफ और नियंत्रित हवा देता है, जिससे कंटामिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट उत्तर होगा इस प्रश्न में वो हो जाएगा आपका लैमिनर वायु प्रवाह। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर सेकंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। प्रश्न नंबर सेकंड है ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन। ग्राम स्टेनिंग निम्न के आधार पर बैक्टीरिया को अलग करता है। निम्न माने किसके आधार पर? जो ग्राम स्टेनिंग है वो किसके आधार पर बैक्टीरिया को अलग करता है? ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन ए देखेंगे, इसमें सेल शेप, बी है सेल वॉल कंपोजिशन, सी ऑप्शन आपका डीएनए, और डी दिया गया हिस्टोन। तो आपको बता दें कि ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को जो अलग करता है वो है सेल वॉल कंपोजिशन। कारण यह है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो है वो अलग अलग होती है। इसके कारण जो ग्राम स्टेनिंग को अलग किया जाता है वो बैक्टीरिया को अलग करती है। तो वो क्या है दोस्तों? सेल वॉल कंपोजिशन, कोशिका भित्ति संरचना। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए सभी साथी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और बाकी आपको बता दें भाई कि आप सब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएससी का सेकंड सेमेस्टर आपका आ रहा है, उसमें एमसीक्यू पेपर आपके अधिकांश यूनिवर्सिटी के होने हैं। एमसीक्यू और थ्योरी की क्लास में आप सबको बराबर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, डे बाय डे आपकी सबकी क्लास चलेगी, तो आप सबके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि विच टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी इज प्रिपेयर्ड टू विजुअलाइजिंग टू इंटरनल स्ट्रक्चर सेल इन फाइन डिटेल। कोशिकाओं की आंतरिक संरचना को सूक्ष्मता से देखने के लिए किस प्रकार की माइक्रोस्कोपी को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन आपका है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए जिसमें है प्रकाश माइक्रोस्कोपी, बी है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, सी है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और डी ऑप्शन है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो आपको बता दें कोशिकाओं की आंतरिक संरचना को देखने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। कारण यह है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से कोशिका की अंदरूनी संरचना बहुत ही स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसलिए हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टीईएम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न में आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 आपका है, ए सेंट्रीफ्यूज सेपरेट सब्सटेंस बेस्ड ऑन डिफरेंट इन। एक अपकेंद्रित निम्नलिखित में से किसके अंतर के आधार पर पदार्थों को अलग करता है? आपका ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है टेम्परेचर, ऑप्शन ए टेम्परेचर है तापमान, बी ऑप्शन है पीएच, सी है घनत्व, और डी दिया गया प्रकाश का अवशोषण। तो आपको बता दें एक अपकेंद्रित निम्नलिखित में से घनत्व के आधार पर पदार्थों को अलग करता है। कारण यह है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं और इसके कारण उसको जो है पृथक करने में आसानी होती है। इसलिए आंसर सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट ए सोल्यूशन।
कौन सा उपकरण किसी घोल द्वारा प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्ध्य और शोषण को मापता है? तो यह है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर, क्योंकि यह स्पेसिफिक वेवलेंथ पर लाइट के एब्जॉर्प्शन को मापता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न 6, जिसमें पूछा गया था कि जीवाणु वृद्धि वक्र में किस चरण के दौरान जीवाणु तेजी से विभाजित होते हैं? इन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व ड्यूरिंग विच फेज डू बैक्टीरिया रैपिडली डिवाइडेड? तो पहला ऑप्शन इसमें है लैग फेज, बी है स्टेशनरी फेज, सी ऑप्शन है लॉन्ग फेज और डी है डेथ फेज। तो दोस्तों ये लॉन्ग चरण, लॉन्ग फेज में तेजी से विभाजित होते हैं और इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, जिसमें पूछा गया है प्रश्न कि मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में जनन के लिए पाई जाने वाली सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया द्विखंडन, बी है आपका एंडोस्पोर निर्माण, सी है ट्रांसडक्शन और डी ऑप्शन आपका है संयुग्मन। तो आपको बता दें जीवाणुओं में जनन के लिए पाई जाने वाली सबसे प्रचलित जो विधि है वो है द्विखंडन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिशन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये बैक्टीरिया दो सामान्य भागों में विभाजित हो सकती है। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि क्या एक बैक्टीरिया दो सामान्य भागों में विभाजित हो सकती है, तो आप लगाएंगे बिल्कुल हाँ, उस पर सही उत्तर लगाएंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। और अगर पूछा जाए कि एक बैक्टीरिया दो समान भागों में विभाजित हो सकती है, इस फेज को क्या कहते हैं? तो इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर इसमें होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही, तो उसमें प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं ये पूछा गया है। तो इसमें तीव्रगामी उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का प्रयोग करते हैं, फास्ट मूविंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एग्रीकल्चर? आधुनिक भारतीय कृषि के जनक कौन है? आपका ऑप्शन है ए बीबी मुकंदर, बी ऑप्शन है टी एस सदाशिवन, सी ऑप्शन है के सी मेहता और ऑप्शन नंबर डी आपका है एम एस स्वामीनाथन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन आधुनिक भारतीय कृषि के जनक के रूप में माने जाते हैं और ये हरित क्रांति के भी जनक हैं। इसलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी आंसर इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांट डिवाइडेड बायो पॉलीमर्स? निम्नलिखित में से कौन सा पादप जनित जैव बहुलक है? पादप जनित जैव बहुलक के रूप में किसे माना जाता है? जिसमें पहला ऑप्शन है स्टार्च एंड सेलुलोज, बी ऑप्शन आपका दिया गया है जिसमें जिलेटिन और कोलेजन है, ऑप्शन नंबर सी जिसमें वूल एंड सिल्क और डी ऑप्शन है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए स्टार्च व सेलुलोज, क्योंकि जो पादप जनित जैव बहुलक हैं ये स्टार्च व सेलुलोज हैं, क्योंकि ये दोनों पौधों से प्राप्त प्राकृतिक पॉलीमर हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बायोडीजल प्लांट? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बायोडीजल पादप के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है सैकेरम ऑफिसिनेरम, बी है जेट्रोफा करकासा और सी ऑप्शन है जियामेज, डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेट्रोफा करकास। जेट्रोफा करकास जो है ये बायोडीजल इससे बनता है, ठीक है, और ये बायोडीजल प्लांट भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12, जिसमें है फर्मेंटेशन प्रोडक्ट फ्रॉम सुगर कैन, गन्ने के किण्वन से प्राप्त पदार्थ इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन एल्कोहल, बी है सिरका, सी है लाइपेज और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो गन्ने के किण्वन से जो प्राप्त होता है वो एल्कोहल प्राप्त होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और शुगर फर्मेंटेशन से एथेनॉल बनता है, एल्कोहल एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5।
C2H5 होता है एथिनॉल का फॉर्मूला। एल्कोहल अगर ऑप्शन में है तो एल्कोहल लगाएंगे, अगर एथिनॉल है तो एथिनॉल लगाएंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि व्हिच बायो फर्टिलाइजर इज यूज इन राइस कल्टीवेशन। धान के उत्पादन में कौन सा जैव उर्वरक उपयोग होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया है जड़ ग्रंथ जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी जिसमें है वृद्धि उत्पादक जीवाणु, सी है माइकोराइजा और डी है नील हरित शैवाल। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। कारण यह है कि ये नाइट्रोजन फिक्सन में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, डी लगाएंगे नील हरित शैवाल। नील हरित जो शैवाल है ये धान के उत्पादन में जैव उर्वरक का कार्य करता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सही उत्तर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 14, और इसमें पूछा गया है कि एकीकृत कीट रोग प्रबंधन का उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन रोकथाम, बी है आपका मूल संरक्षण, ऑप्शन सी है रसायनों का प्रयोग का अल्पीकरण, और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। क्योंकि देखिए रोकथाम, लागत कम करना और रसायनों का सीमित उपयोग, ये तीनों लक्ष्य हैं एकीकृत कीट रोग प्रबंधन का। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 15, जिसमें पूछा गया है कि व्हिच इज यूनिसेलुलर फंगी। एकाकोशिकीय कवक कौन सा है। पहला ऑप्शन जिसमें है एगारिक्स, बी आपका है अल्टरनेरिया, ऑप्शन नंबर सी है एस्परजिलस, और डी है ईस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसीलिए इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जो यूनिसेलुलर फंगी है वो ईस्ट है। ईस्ट को यूनिसेलुलर फंगी कहते हैं क्योंकि ये एक कोशिकीय कवक है। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, जिसमें पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। निम्नलिखित में से किस कवक का उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन में किया जाता है। इनमें से किस कवक का उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन में किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है सैक्रोमाइसेस, बी आपका है राइजोपस, ऑप्शन सी है पेनिसिलम, और आपका डी दिया गया है पेजाइजा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलम। पेनिसिलम किससे बनता है, तो पेनिसिलम जो कवक है ये एंटीबायोटिक दवा में प्रयोग होता है और इससे पेनिसिलिन एक प्रकार की जो मेडिसिन है वो बनती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, और 17 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न पूछा गया है कि व्हिच ग्रुप ऑफ फंगी इज नोन एज द इम्पैक्ट फंगी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉन सेक्सुअल स्पोर। यानी ज्ञात लैंगिक बीजाणु की अनुपस्थिति के कारण कवक के किस समूह को अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जाइगोमाइकोटा, ऑप्शन नंबर बी है एस्कोमाइकोटा, सी है यूडो, जिसको स्यूडो बोलते हैं स्यूडोरोमाइकोटिना, और डी है बेसिडियोमाइकोटा। तो इसमें जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आंसर क्या है ड्यूट्रोमाइकोटिना। ठीक है, ड्यूट्रोमाइकोटिना आपका इसमें सही उत्तर होगा। और दोस्तों इसको ध्यान रखेंगे कि यहां पर आपका जो उत्तर है उसका स्पष्टीकरण ध्यान दीजिए। इसका स्पष्टीकरण ये है कि ये इसमें लैंगिक अवस्था ज्ञात नहीं होती है, इस प्रकार से इम्पैक्ट फंगी इसको बोलते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट फंगी ड्यूटेरोमाइकोटिना को कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 18, जिसमें पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब हेटेरोथैलेज्म। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हेटेरोथैलेज्म का वर्णन करता है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया सामान्य युग्मकों का संलयन, बी है लैंगिक प्रजनन के लिए आनुवांशिक रूप से भिन्न समंग प्रकारों की आवश्यकता, और ऑप्शन सी है केवल लैंगिक बीजाणुओं का उत्पादन, डी ऑप्शन है एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन। तो इनमें से हेटेरोथैलेज्म का जो वर्णन करता है वो है ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक प्रजनन के लिए आनुवांशिक रूप से भिन्न संगमन प्रकार की आवश्यकता। ये क्लेरिफाई करता है किसका,
ये क्लेरिफाई करता है लैंगिक प्रजनन के लिए हेटेरोथैलेज्म का। ओके, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? बी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19 और इसमें पूछा गया है कि विच टाइप्स ऑफ मशरूम इज नोन एज आयस्टर मशरूम। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मशरूम को आयस्टर मशरूम के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है कि प्लूरोटस ओस्टिटस, ऑप्शन बी है एगारिक्स बिस्पोरस, सी है लेटुला एडोडस, या ऑप्शन नंबर डी है वोलरिया। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा प्लूरोटस ओस्टिटस। ये जो मशरूम है इसको आयस्टर मशरूम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 जिसमें पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ मशरूम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पोर। मशरूम का वह कौन सा भाग जो बीजाणु उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है माइसिलम, बी है स्टाइप, ऑप्शन सी है पाइलस और डी दिया गया गिल्स। तो दोस्तों इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका गिल्स। गिल्स पर बेस्डोस्पोर बनते हैं, गिल्स पर वेस्डोस्पोर बनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट उत्तर। ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूसिंग स्पोर के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर जिसमें पूछा गया है कि लाइकेन में कवक घटक को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है फाइकोबियोन्ट, बी है माइकोबियोन्ट, ऑप्शन सी आपका दिया है फोटोबियोन्ट और डी है एंडोफाइट। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा माइकोबियोन्ट। ठीक है, माइकोबियोन्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और कवक का भाग क्या है? माइकोबियोन्ट है, इसलिए आंसर हम करेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 22 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार का माइकोराइजा पौधों की जड़ों के चारों ओर एक आवरण बनाता है? ये प्रश्न है। ऑप्शन इसमें दिया गया है एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा या फिर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा और डी दिया गया राइजोबियम। तो करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है, एक्टोमाइकोराइजा पौधों की जड़ों के चारों ओर एक आवरण बनाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 जिसमें पूछा गया प्रश्न कि भारतवर्ष में गेहूं के कीट रोग के खोजकर्ता कौन थे? तो केसी मेहता जी इसके खोजकर्ता थे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा उसी हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या गया है भारतवर्ष में गेहूं कीट रोग के खोजकर्ता, तो इन्होंने इसका अध्ययन किया था और इसके अध्ययन के बाद में इन्होंने इस रोग के जो है खोज की, इस रोग के रोकथाम के बारे में बताया था और इस रोग को खोजा भी था। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे करेक्ट उत्तर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 34 जिसमें है कि ईस्ट इज ए सोर्स ऑफ। निम्नलिखित में से ईस्ट किसका सोर्स है? ऑप्शन ए जिसमें विटामिन, बी है राइबोफ्लेविन, सी है शर्करा और डी ऑप्शन है प्रोटीन। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा क्योंकि ईस्ट प्रोटीन रिच होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25 और 25 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करेंगे और 25 नंबर प्रश्न में है कि पैरासेक्सुअलिटी सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी। पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है कि म्यूसिडो, ऑप्शन बी है एस्पारजिलस न्यू लेंस या फिर सी ऑप्शन है पक्सिनिया ग्रेमिनस और डी ऑप्शन है एल बुगो कैंडिडा। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर है एस्परजिलस न्यूडुलेंस। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26 जिसमें बैसिलस उदाहरण है एक। बैसिलस इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो बैसिलस किसका एग्जाम्पल है? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। बैसिलस इज एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा क्योंकि बैसिलस ग्राम पॉजिटिव होता ही है, इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन जिसमें द बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ। जीवाणु कोशिका की भित्ति का मुख्य घटक कौन है? तो जीवाणु कोशिका भित्ति का जो मुख्य घटक है वो क्या है दोस्तों? वो है पेप्टिडो ग्लाइकान। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 27 में ऑप्शन ए सही है।
अगला क्वेश्चन है इलिशा है, इलिशा एक है, ये एक प्रकार का माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है या कल्चर टेक्निक है या फिर सेरोलॉजिकल टेक्निक है या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा सेरोलॉजिकल टेक्निक। ठीक है, सीरोलॉजिकल टेक्निक है एलिसा, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन पर यह आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29, जिसमें है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगियम वाइवम फ्लूइडम इज गिवन बाय। कैटेगियम वाइवम फ्लूइडम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो दी गई थी दोस्तों, ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये वेजरनिक के द्वारा, वेजरनिक ने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। वायरस को फ्लड इन्फेक्शन एजेंट इन्होंने बताया था। ठीक है, इसलिए आंसर नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, जिसमें स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी क्यों? फाइको मतलब क्या होता है? एल्गी, और लॉजी मतलब अध्ययन, तो इसका शैवाल का अध्ययन ये फाइकोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर है 31, जिसमें है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में औषधीय पौधों का उल्लेख है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर इसमें होगा वो हो जाएगा अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद जो है इसमें औषधीय पौधों, रोगों, उपचार और स्वास्थ्य से जुड़े मंत्रों का विस्तृत उदाहरण मिलता है, इसीलिए इसे आयुर्वेद का आधार भी माना जाता है। और करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा अथर्ववेद। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 32, जिसमें पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? पहला ऑप्शन जिसमें है वीरबल साहनी, दूसरा एम एस स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है जेसी बोस और डी ऑप्शन आपका है आर मिश्रा। तो दोस्तों इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी माने जाते हैं। इनके प्रयास से उच्च उपज वाली जो किस्म थी और आधुनिक कृषि तकनीकों का इनके आधार पर विकास हुआ था, और इनको आधुनिक कृषि विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें बी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी निम्नलिखित के अवलोकन के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। पहला ऑप्शन जिसमें है कि विरंजित नमूने या फिर विरंजित के बिना जीवित कोशिकांग, सी ऑप्शन है अकार्बनिक नमूने और डी दिया गया विषाणु। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिविंग सेल विदाउट स्ट्रेनिंग। ठीक है, कारण यह है कि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी बिना रंगाई के जीवित कोशिकाओं को देखने में उपयोगी होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 और इसमें पूछा गया है कि बैच कल्चर में जीवाणु वृद्धि सीमित होती है। इन बैच कल्चर बैक्टीरियल ग्रोथ इज लिमिटेड बाय। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है ए कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट सप्लाई, बी है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सी है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट और चौथा ऑप्शन है हाई ऑक्सीजन लेवल। तो सही उत्तर आपका है इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्वों की निश्चित मात्रा से। बैच कल्चर में पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो निश्चित होती है, जैसे जैसे वो खत्म हो जाते हैं बैक्टीरिया की वृद्धि वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है द प्रोटीन कोड ऑफ ए वायरस इज नोन एज। वायरस के प्रोटीन कोड को कहा जाता है। पहला ऑप्शन जिसे क्या बोलते हैं कैप्सिड, ऑप्शन नंबर बी है एंडोस्पोर, सी है पुट्टी जिसे सिस्ट बोलते हैं या फिर डी ऑप्शन है केंद्रक। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैप्सिड, इसमें सही उत्तर है। इसका कारण यह है कि वायरस का बाहरी प्रोटीन आवरण क्या बोला जाता है, उसको कैप्सिड बोला जाता है। जो वायरस का बाहरी प्रोटीन आवरण है उसे कैप्सिड बोलते हैं, जो उसके न्यूक्लिक एसिड की रक्षा करता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव। माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? राइबोसोम नहीं होता है, या डीएनए नहीं होता है, या फिर सेल वॉल नहीं होता है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है। चलिए उत्तर करिएगा आप सभी लोग।
तो इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा सेल वॉल। कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जैसे होते हैं, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनके पास केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन से प्रभावित नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसमें राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न है, विच इज द डोमिनेंट पिगमेंट इन ब्राउन एल्गी? भूरे शैवाल में प्रमुख वर्णक कौन सा है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। भूरे शैवाल में प्रमुख वर्णक कौन सा है? पहला ऑप्शन जिसमें है फाइकोसाइनिन, ऑप्शन नंबर बी फाइको एरिथ्रिन, सी ऑप्शन है फ्यूकोजैथिन और डी ऑप्शन है क्लोरोफिल बी। चलिए उत्तर करने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा फ्यूकोजैंथिन। इसमें आपका सही उत्तर क्या है? फ्यूकोजैंथिन, यानी भूरे शैवाल में प्रमुख वर्णक जो है वो फ्यूकोजैंथिन है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भूरे शैवाल का भूरा रंग फ्यूकोजैंथिन वर्णक के कारण ही होता है और यह क्लोरोफिल को ढक देता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है कि नोस्टाक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नोस्टाक प्ले ए सिग्निफिकेंस रोल इन। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है फोटोसिंथेसिस, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सन, सी है सॉइल इरेशन या डी आपका दिया गया है फर्मेंटेशन यानी किण्वन। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसमें सही उत्तर है नाइट्रोजन फिक्सन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नोस्टाक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, क्योंकि एक नील हरित शैवाल जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल तंतुमय है और इसमें असंख्यित तंतु हैं? पहला ऑप्शन जिसमें है कारा, बी है वॉलवॉक्स, सी है ओडोगोनिया और डी ऑप्शन दिया गया क्लोरेला। तो करेक्ट उत्तर में से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा ओडोगोनिया। ओडोगोनिया जो है ये एक ऐसा शैवाल है जो तंतुमय है और इसमें असंख्यित तंतु हैं। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि ओडोगोनियम एक तंतुयुक्त फिलामेंटस शैवाल है और इसके तंतु असंख्यित हैं, अनब्रांचेड होते हैं, जिसमें कारा संख्यित होता है, वोलवॉक्स कॉलोनी बनाता है और क्लोरेला एक कोशिकीय है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा ओडोगोनियम। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, जिसमें शैवालों में आयोडीन का स्रोत मुख्यतः है। द सोर्स ऑफ आयोडीन एमंग एल्गी इज प्राइमरली। पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है ग्रे सिलेरिया, ऑप्शन नंबर बी आपका है सरगासम, वोलवॉक्स या फिर नोस्टॉक। तो करेक्ट उत्तर में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सरगासम आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। शैवालों में आयोडीन का जो मुख्य स्रोत मुख्यतः है वो सरगासम है और इसका कारण यह है कि आयोडीन का प्रमुख स्रोत भूरे शैवाल होते हैं, विशेषकर सरगासम और लेमिनेरिया जैसे एल्गी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 41, जिसमें है कि नोस्टॉक में नाइट्रोजन स्थिरीकरण विशेष कोशिकाओं में होता है जिन्हें कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सन इन नोस्टॉक अकर्स इन स्पेशलाइज्ड सेल कार्ड, जिनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिया गया है जियोस्पोर्स, बी आपका है कोनिडिया, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया हेट्रोसिस्ट और डी आपका है कार्पोस्पोर। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हेट्रोसिस्ट। ठीक है, नोस्टॉक में नाइट्रोजन स्थिरीकरण विशेष कोशिकाओं में होता है जिनको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। नोस्टॉक में नाइट्रोजन स्थिरीकरण विशेष मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं में होता है जिनको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इनमें ऑक्सीजन नहीं दी जाती है जिससे नाइट्रोजन एंजाइम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है कोच पास्टुलेट हेल्प टू। कोच की अवधारणाएं सहायता करती हैं। तो कोच की जो अवधारणाएं हैं ये सहायता कहां पर करती हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि पौधों में पोषक तत्वों की कमी के निर्धारण में, की पहचान में करती हैं, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि किसी बीमारी के कारक एजेंट की पहचान करने में, ऑप्शन सी है पौधों की वृद्धि को मापने में और डी ऑप्शन है मिट्टी की उर्वरता निर्धारित करने में। तो कोच पास्टुलेट हेल्प करता है किसी बीमारी के कारण एजेंट की पहचान करने में, आइडेंटिफाई द कैस्टिक एजेंट ए डिसीजेस। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है
ठीक है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर आपका है 43, 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि एक मोनोसाइक्लिक रोग चक्र में शामिल है। ए मोनोसाइक्लिक डिसीसेस साइकिल इन्वॉल्व। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है कि प्रति बढ़ते मौसम में एक संक्रमण चक्र। बी ऑप्शन है एक मौसम में एकाधिक संक्रमण चक्र। ऑप्शन सी कह रहा है केवल निष्क्रिय बीजाणु, और डी है केवल माध्यमिक इनोकुलम। तो एक मोनोसाइक्लिक रोग चक्र में जो शामिल है वो क्या शामिल है दोस्तों? वो शामिल है वन इन्फेक्शन साइकिल पर ग्रोइंग सीजन, यानी कि प्रति बढ़ते मौसम में एक संक्रमण चक्र। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44, जिसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फाइटोएलेक्सिन है पहला ऑप्शन जिसमें पौधों में प्राथमिक मेटाबोलाइट्स। बी है रोगजनक हमले के जवाब में उत्पादित रसायन। ऑप्शन सी है रोग पैदा करने वाले एजेंट्स, और डी है फाइटो हार्मोन्स के प्रकार। तो 44 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगजनक हमले के जवाब में उत्पादित रसायन, इसमें सही उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस ISR इन प्लांट इज ऑफन ट्रिगर्ड बाई, यानी कि पौधों में प्रेरित प्रणालीगत प्रतिरोध ISR अक्सर निम्न कारणों से उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन जिसमें केवल रोगजनक। बी ऑप्शन कह रहा है कि राइजो बैक्टीरिया जैसे लाभकारी जीवाणु, या जल तनाव, या फिर सीधी धूप। तो पौधों में जो प्रेरित प्रणालीगत प्रतिरोध ISR है ये अक्सर किसके कारण होता है? तो ये अक्सर होता है दोस्तों राइजो बैक्टीरिया जैसे लाभकारी जीवाणु से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि कुछ लाभकारी सूक्ष्मजीव जैसे राइजो बैक्टीरिया हैं पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देते हैं, और जिसे क्या कहते हैं ISR कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 46, 46 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि द डिसीजेस ट्रायंगल डज नॉट इंक्लूड, रोग त्रिकोण में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन ए कह रहा पोषक, क्या पोषक जो है ये त्रिकोण रोग त्रिकोण में शामिल नहीं है, या फिर रोगजनक, या फिर पर्यावरण, या फिर मिट्टी की उर्वरता। तो ये किससे संबंधित नहीं है? तो ये दोस्तों सॉइल फर्टिलिटी से, यानी कि मिट्टी की उर्वरता से ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर में ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, जिसमें पूछा गया है कि कैपेसिटी ऑफ ए पैथोजन टू केस डिसीजेस इज कॉल्ड एज। किसी रोगजनक की रोग उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है कि ए प्रतिरक्षा, बी ऑप्शन है पारिस्थितिकी, सी है सहजीवन, और ऑप्शन डी है रोगजनकता। तो किसी रोगजनक की रोग उत्पन्न करने की क्षमता को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको रोगजनकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोगजनकता। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 48, जिसमें है आलू में पछेती झुलसा रोग का कारक जीव कौन सा है। तो आलू में जो पछेती झुलसा रोग लगता है इसका कारक पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो कारक है वो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आलू में पछेती झुलसा रोग उत्पन्न करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? इसको हम पैथोजेनेसिटी भी बोलते हैं। और इसका जो सही उत्तर है कि इसका जो जीव है कारक जो है, जीव कौन सा है कारक जीव, तो इसको फाइटोपथोरा इन्फेक्टेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 49, जिसमें गेहूं का काला तना रतुआ किस रोगजनक के कारण होता है। तो ये जो होता है दोस्तों वो किस रोगजनक के कारण होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है पक्सिनिया ग्रैमिनिस के कारण गेहूं का काला तना रतुआ होता है। ऑप्शन नंबर आप सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि गन्ने में लाल सड़न रोग का कारक जीव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द कॉसल ऑर्गेनिज्म ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर कैन इज। तो इसका जो कारक है वो कौन है? तो गन्ने में जो लाल सड़न जो रोग लगता है उसका कारक जीव जो है दोस्तों वह है कोलेटोट्राइकम फल्केटम। ओके, ऑप्शन नंबर आपका इसमें
ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो उसको ध्यान से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, चाहे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 51 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि साइटस कैकर किसके कारण होता है। तो साइटस कैकर जो रोग है वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे। 52 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पुनः संयोजक टीकों का उत्पादन निम्न का उपयोग करके किया जाता है। पहला ऑप्शन जिसमें रासायनिक संश्लेषण, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रॉस ब्रीडिंग तकनीकी या फिर प्राकृतिक किण्वन। तो सही उत्तर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें डीएनए तकनीकी का उपयोग कर एंटीजन बनाने वाले जीन को किसी अन्य जीव में डालकर वैक्सीन इनसे बनाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें सही उत्तर होगा, क्योंकि पुनः संयोजक टीकों का उत्पादन जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, और 53 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज विडली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका ए जिसमें दिया गया राइजोबियम, बी है स्पिरुलिना, सी ऑप्शन है पेनिसिलियम और डी दिया गया है एस्परजिलस। तो इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा स्पिरुलिना, ठीक है। स्पिरुलिना प्रोटीन से भरपूर होती है और एससीपी यानी सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग होती है, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट उत्तर इसमें है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 54, और 54 नंबर क्वेश्चन में है पूछा गया है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर का उपयोग किया जाता है साइट्रिक एसिड साइकिल के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 55, और इस 55 नंबर प्रश्न में पूछा गया प्रश्न कि which of the following is not typically used as a biofertilizer, यानी कि जैव निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर जैव उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किसको किया जाता है, तो राइजोबियम को किया जाता है, और एजोस्पेरिलियम को भी किया जाता है, माइकोराइजा को नहीं किया जाता है, और एजोटोबैक्टर को भी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा को नहीं किया जाता। माइकोराइजा को तो किया ही जाता है, माइकोप्लाज्मा को नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, सी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, जिसमें प्रश्न है कि माइक्रोबियल किण्वन द्वारा उत्पादित कौन सा बायोपॉलीमर बायोडिग्रेडेबल है और प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है पॉलीथीन, बी है पॉलीप्रोपाइलीन, सी ऑप्शन है पॉलीस्टीन, पॉलीस्टाइरीन और डी है पॉलीहाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसको अभी मैं आपको समझाता हूं। पॉलीहाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट, पॉलीहाइड्रॉक्सी जो ब्यूटारेट है जिसे हम सफिक्स में लिखते हैं PHB, इसको PHB भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं अगर PHB लिखा रहा है ऑप्शन में तो उसको टिक करिएगा। इसका फुल फॉर्म पॉलीहाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट। ये एक बायोप्लास्टिक है जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है, ठीक है। तो सूक्ष्मजीवी किण्वन से बनने वाला जैव अपघटनीय और प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उपयोग होने वाला जो बायोपॉलीमर है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट। ओके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया आयुर्वेद के देवता कौन है। पहला ऑप्शन जिसमें चरक है, बी है ध्वंतरित्र या फिर श्रुत या फिर अश्वनी कुमार। तो इसमें ध्वंतरी जो है ये आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न में सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 58 जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि which of the following instrument is used for sterilizing in microbiology। सूक्ष्म जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विसंक्रमण के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन ए जिसमें दिया गया बीओडी संवर्धक यानी बीओडी इंक्यूबेटर, या ऑप्शन बी है LF
उपकरण, सी है ऑटोक्लेव, डी दिया गया सेंट्रीफ्यूज। तो इनमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑटोक्लेव। सूक्ष्म जीव विज्ञान में जो उपकरण विसंक्रमण के लिए प्रयोग किया जाता है उसका नाम है ऑटोक्लेव। ठीक है, ऑटोक्लेव में भाप और दाब से सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है, इसलिए आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, जिसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवाहक के द्वारा तंबाकू के मोजेक विषाणु का संचरण होता है। तंबाकू के मोजेक जो विषाणु हैं जिसको हम टबैको मोजेक वायरस को क्या बोलते हैं, टीएमबी भी लिखा रहता है कभी कभी, तो ध्यान रखेंगे कि टबैको मोजेक वायरस का संचरण वाहक जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो मुख्यतया यांत्रिक संपर्क यानी हाथ या औजार या पौधों के आपसी संपर्क से फैलता है, किसी कीट से वाहक नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 60 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि अगर निम्न में से किस शैवाल से प्राप्त होता है। तो अगर जो प्राप्त होता है वो ग्रेसिलिया व जेलिडियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में सही उत्तर आपका होगा, क्योंकि जो अगर है ये लाल शैवाल यानी रेड एल्गी जैसे ग्लिडेरिया और जेलिडियम से निकाला जाता है, जो माइक्रोबायोलॉजी लैब में कल्चर मीडिया बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किस शैवाल में नेंटिडियम लगुनर पाया जाता है। तो ये किसमें पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये जो पाया जाता है ये ओडोगोनियम में पाया जाता है। सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ओडोगोनियम, क्योंकि ओडोगोनियम में नर जननांग जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जिससे नेंडियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेंडिडियम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 62 नंबर क्वेश्चन, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस इन्वॉल्व। कवक समूह में पाया जाने वाला लैंगिक जनन का प्रकार कौन सा है। तो लैंगिक जनन का जो प्रकार है वो चलयुक्त संलयन भी है, युग्म किए संपर्क भी है और शुक्राणुकरण भी है। उपरोक्त सभी ये सभी जो है उसके प्रकार हैं। ठीक है, तो आंसर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है कि अखंडित कवक तंतु निम्नलिखित में से किस समूह में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है ये लोअर फंगी, लोअर कवक में पाया जाता है। ठीक है, इसे एसेप्टेट माइसिलम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका समाधान यह है कि निम्न कवक जैसे जाइगोमाइसिटीज में हाइफा में सेप्टा नहीं होते, इसलिए माइसिलम एसेप्टेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 64, इसमें प्लाज्मिड आर, प्लाज्मिड है, क्या पूछा गया है, प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल जेनेटिक एलिमेंट्स होता है, यानी कि जीवाणु के मुख्य क्रोमोसोम्स के अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ जो है उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में सही उत्तर आपका है। ठीक है, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए पर लगा देंगे। इसमें 64 नंबर का प्लाज्मिड जीवाणु के मुख्य क्रोमोसोम से अलग पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 65 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किसमें फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। तो फ्यूकोजेंथिन जो पाया जाता है वो कहां पर पाया जाता है, सारगासम में। सारगासम में क्या पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन भूरे शैवाल का वर्णक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सारगासम बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर है इसमें। 66 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल समूह लाइकेंस बनाने में भाग लेता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है ए वाले ऑप्शन में क्या है, क्लोरोफाइसी व साइनोफाइसी। क्या क्लोरोफाइसी व साइनोफाइसी शैवाल समूह में लाइकेंस बनाने में भाग लेते हैं। तो बिल्कुल लाइकेंस में शैवाल भाग जो होता है वो हरा शैवाल साइनोबैक्टीरिया का होता है, इसलिए क्लोरोफाइसी व साइनोफाइसी लाइकेंस बनाने में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर इसमें होगा। प्रश्न नंबर आपका 67, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह नग्न चट्टान नवमृदा का निवास स्थल बनता है। तो निवास स्थल किसका बनता है दोस्तों, ये लाइकेंस एंड साइनोबैक्टीरिया, लाइकेंस एंड साइनोबैक्टीरिया जो है ये नग्न चट्टान नवमृदा का निवास स्थान बनता है। लाइकेंस और साइनोबैक्टीरिया कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, इसीलिए इन्हें प्रथम उपनिवेशक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट उत्तर होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68, जिसमें पूछा गया दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन, माइकोराइजा निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में मदद करता है? तो माइकोराइजा मुख्यतः अवशोषण, किसके अवशोषण में? तो ये फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी में करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर है 69, जिसमें पूछा गया प्रश्न कि विच क्लास ऑफ फंगी शो बाय द सेक्सुअल स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कवक की कौन सी कक्षा में केवल अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो अलैंगिक जनन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? ड्यूटेरोमाइसीटीज में। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर है आपका। 70 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ए डिसीज ट्रेंगल इन प्लांट पैथोलॉजी वाज गिवन बाय, पादप रोग विज्ञान में रोग त्रिकोण की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो किस वैज्ञानिक ने दी थी? रसल बी स्टीवन्स ने इस अवधारणा को दी थी, यानी कि त्रिकोण पादप रोग विज्ञान में रोग त्रिकोण की अवधारणा जो दी थी वो रसेल बी स्टीवन्स ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इनका रोग त्रिकोण का मतलब क्या है समझिएगा, रोग जो त्रिकोण है इसका इनका मतलब क्या था? इनका मतलब ये था होस्ट, होस्ट प्लस रोगजनक प्लस पर्यावरण, ये अवधारणा स्टीवेंस ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, प्रश्न नंबर 71। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप अंग रोगाणुओं को सीधा प्रवेश देता है? तो रोगाणुओं को सीधा प्रवेश कौन देता है? वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है ये पादप अंग रोगाणुओं को सीधा प्रवेश देता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 72। 72 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि एक परा आनुवांशिक फसल जो वोलवर्म कीट के लिए प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, इसको क्या बोलते हैं? उसको फ्लेव आर टमाटर बोलते हैं, या बीटी कॉटन बोलते हैं, गोल्डन चावल, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से बीटी कॉटन आपका सही उत्तर होगा, बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन में बैसिलस ट्राइगिनस का जीन होता है जो कीटों को मारता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 73, और इसमें पूछा गया है कि विषाणु जनित रोगों द्वारा उत्पन्न सामान्य लक्षण में से कौन सा है? जनरल सिम्टम शो बाय द प्लांट वायरस आर। तो इनमें दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोजेक, मार्टलिंग और स्टंटिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन है, चावल पर होने वाले किस रोग के कारण बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा था? पहला है भूरा धब्बा रोग, या टिग्रो रोग, सी है झुलसा रोग, और डी दिया गया ब्लास्ट रोग। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, भूरा धब्बा रोग। चावल में होने वाला जो रोग है वो एक प्रकार का भूरा धब्बा रोग है, जो भारत में भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। इधर पिछले साल भी हमारे भी खेती में जो है भूरा रोग लगा हुआ था, जिससे जो धान की फसल है वो एकदम बर्बाद हो जाती है। तो बंगाल में 1943 में एक बार ये भूरा धब्बा रोग बहुत ही ज्यादा प्रचलित मात्रा में विकसित हुआ था, जिसके कारण वहां पर अकाल पड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 75। 75 नंबर क्वेश्चन है, क्रूसीफर का श्वेत रतुआ रोग किस से उत्पन्न होता है? तो ये जो उत्पन्न होता है दोस्तों, किससे उत्पन्न होता है? ये एल्बिगो कैंडिडा से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो एल्बिगो कैंडिडा है ये एक परजीवी कवक है जो सरसों आदि में श्वेत रतुआ रोग उत्पन्न कर देता है। तो दोस्तों इस प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किया था, तो 75 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और नया मॉडल पेपर लेकर के आएंगे जिसमें 100+ एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे, जो कल की क्लास में आएगा। जिनका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है भाई, वो केमिस्ट्री के 2 मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं चैनल पर। आप सभी लोग से निवेदन है कि वो वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट करा दिया। एक प्रीवियस सत्र का क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है, बाकी एक 100 क्वेश्चन का मॉडल पेपर मैंने दिया है। तो दोनों आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी जूलॉजी की क्लास में प्रयास करूंगा कि कल लेकर के आऊं आप सभी के लिए। ठीक है, और आप सबसे निवेदन है भाई कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप अगले जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, और अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आप सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और इसका पीडीएफ जिनको पीडीएफ चाहिए उनके लिए प्लेलिस्ट है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। साथ ही साथ जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको एक लिंक दिया होगा
जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल का है, एसपी स्टडी पॉइंट। आपको अगर नहीं मिल रहा है, लिंक के द्वारा ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो टेलीग्राम आप सभी यूज करते होंगे, तो आप जाए टेलीग्राम पे और वहां पर सर्च करें एसपी स्टडी पॉइंट, तो आपको चैनल मिल जाएगा जहां से आप लोग इस वीडियो को देख पाएंगे और यहाँ के पीडीएफ को भी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।